हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सन 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अच्छा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने सन 1398 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से लिख लेंगे अपनी नोटबुक पर, क्योंकि इन सभी पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साथ ही आज हम आपसे जो टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उन्हें अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे दोस्तों। जब बात कबीर की हो रही है तो आइए कबीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसे कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर या कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था दोस्तों। पूछा जाता है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या हो जाएगा हमारा? वाराणसी। और वही पूछा जाता है कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जन्म से ज्यादा मृत्यु पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर दोस्तों, कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1518 ईस्वी में कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी दोस्तों। वहीं कबीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कबीरदास की कृतियों के बारे में। तो हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमेनी हो गया, शबद हो गया, और पूछा जाता है बिजक। ये तीनों ही किसकी कृति है? तो क्या हो जाएगा हमारा? कबीर की कृति है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा एग्जाम में मंदिर या टेंपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। साथ ही यह मंदिर 500 साल पुराना है दोस्तों। और यह मंदिर किस शैली पर आधारित है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष का मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा हमारा? द्रविड़ शैली दोस्तों। द्रविड़ शैली पर आधारित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर। और यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह भी पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो क्या हो जाएगा हमारा? तुंगभद्रा नदी। तो ये सभी पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम जो आपको पॉइंट वाइज बताते हैं दोस्तों, तो इन सभी पॉइंटों को आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि इन सभी पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश में अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता था दोस्तों। वहीं बिंबिसार को क्या कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था सेनिया दोस्तों। इनका उपनाम था सेनिया। और उदाइन से एक बहुत ही विवेक क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में, जो अक्सर पूछा जाता है, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो उदाइन ने की थी दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे दोस्तों। साथ ही जब बात हर्यक वंश की हो रही है तो आइए हर्यक वंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो हर्यक वंश की स्थापना हुई थी
544 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? बिंबिसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे और इसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। साथ ही हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश था दोस्तों। और मगध साम्राज्य का अंतिम वंश क्या हो जाएगा? कण्व वंश हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि हमेशा एग्जाम में बुक्स एंड ऑनर्स, पुस्तक और लेखकों से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। और जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाएं और देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। जब बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। और इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो बहुत ही वीवीआई है दोस्तों। पहला पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों। वहीं संविधान सभा का अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था दोस्तों। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहला राष्ट्रपति थे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इन्हें अच्छे से नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों जहां पर सभी धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। जब बात गोवा की हो रही है तो आइए गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है दोस्तों। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल है। वहीं गोवा का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? अक्सर पूछा जाता है कि कोंकणी किस राज्य की राजकीय भाषा है दोस्तों? तो कोंकणी गोवा की राजकीय भाषा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोवा की राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? कोंकणी। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि संविधान से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलकर दोस्तों भारतीय संसद का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार के लिए संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। IR-20 का संबंध चावल से है दोस्तों। ये चावल की अधिक पैदावार के लिए IR-20 संबंधित है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही वरुण ग्रह से यह भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस ग्रह का रंग हरा होता है या किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है दोस्तों कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा वरुण ग्रह हो जाएगा दोस्तों। और अगर पूछा जाए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा मंगल। और पूछा जाए कि किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पति। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अरुण या यूरेनस दोस्तों। और वरुण सौर परिवार का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। वहीं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होती है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साथ ही इन चारों पॉइंट से अक्सर एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए सभी पॉइंट्स को बारी बारी से देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट। चूंकि पानी बहुत ही ऊंचा से गिरता है दोस्तों, तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों कि हाइट से संबंधित क्या हो जाएगा हमारा वर्षा हो जाएगा दोस्तों। तो आप इन्हें इस प्रकार भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आइसोहाइट। वहीं आइसोबार का संबंध किससे है दोस्तों? समान वायु दाब वाले स्थानों को दोस्तों। समान वायु दाब वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? आइसोबार कहते हैं। और समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। तापमान हमारा थर्म में आ जाएगा दोस्तों। समान तापमान कहां से आ जाएगा हमारा? आइसोथर्म में। वहीं अगर समान वायुदाब वाला क्या हो जाएगा? आइसोबार। और आइसोहेलाइन का संबंध है नमकीन क्षेत्र वाले क्षेत्रों से संबंधित है दोस्तों। नमकीन वाले क्षेत्रों से संबंधित है आइसोहेलाइन। तो मैं चारों पॉइंट को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं। आइसोहाइट का संबंध समान वर्षा वाले क्षेत्र से है। आइसोबार का संबंध समान वायुदाब वाले क्षेत्र से। आइसोथर्म का संबंध समान तापमान वाले क्षेत्र से। वहीं आइसोहेलाइन का संबंध नमकीन वाले क्षेत्रों से है दोस्तों। तो ये चारों ही पॉइंट को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माओरी। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों का नाम है दोस्तों। वहीं एबोर्जिन्स हमारा किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो खेल में टीचर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की गई जिन्हें हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बुक्स एंड ऑनर से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। साथ ही ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों। वहीं अरुंधति राय से एक क्वेश्चन एक पुस्तक के संबंधित अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अरुंधति राय। वहीं जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक पुस्तक से बारे में पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू। वहीं सलमान रुश्दी से रिलेटेड एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों? सलमान रुश्दी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो किन्हीं भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है और सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई। डेट से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो सभी डेट वाइज क्वेश्चन को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी दोस्तों। तो ये पॉइंट को भी आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेनी है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मलखंभ का त्योहार या राज खेल को मध्य प्रदेश ने राज खेल के रूप में मनाया। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? ये बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों और एग्जाम में आने वाला सवाल है कि भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। वहीं बात कपिल देव की आ रही है तो कपिल देव से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में दोस्तों कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता था दोस्तों, जिस टीम के कप्तान कपिल देव थे दोस्तों। 1983 ईस्वी में भारत ने वेस्टइंडीज को 140 रन पर रोक करके भारत को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाए थे दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय का संबंध जार्विक 7 से है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फिर वो एग्जाम हो या फिर सेट हो दोस्तों। अक्सर जार्विक 7 वाला सवाल ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जार्विक 7 का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा हमारा? कृत्रिम हृदय हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसे बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और सभी पॉइंट्स और क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? हमारा आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि रसायनों का सम्राट या किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। जब बात सल्फ्यूरिक अम्ल की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। जैसे गाड़ी की बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो गाड़ी की बैटरियों में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट और क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था, आर्यभट्ट। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते। अब आपके लिए आज का सवाल है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और याद करें, साथ ही आप उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आप जितना लिखते हो उससे आप कहीं बेहतर तरीके से याद कर पाते हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।